हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ समय से हम महामारी के दौर से जूझ रहे हैं और उससे गुजर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो महामारी का दौर एक स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको उजागर करता है, उनको लेकर के आता है और स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ावा देता है। क्योंकि जिस तरह से महामारियां फैलती हैं, उसी अनुपात में हम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति और जागरूक होते हैं, उनके लिए समाधान के उपाय सुझाते भी हैं और उससे जुड़े हुए जो समाधान हैं उनको अपनाए जाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक और समस्या हमें देखने को मिल रही है, जहां पर उन दवाओं पर चिंता जाहिर की गई है जो दवाएं हमें किसी तरह के रोगाणु या जीवाणु से बचाने का कार्य करती हैं। इन्हें हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। कोविड-19 के दौर में भी कई सारी इस तरह की दवाओं का उपयोग किया गया, लेकिन इस समय जो चेतावनी आई है वह यह आई है कि जो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं, जो जीवाणुओं को खत्म करने वाली दवाएं हैं, उनके उपयोग के चलते जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला गुण है वह विकसित होता जा रहा है, जिसके चलते जो जीवाणु हैं वो और ज़्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और प्रतिक्रियाशील होने के बाद उनको मारना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यह पूरा मुद्दा किस तरह की चुनौतियां पैदा करता है, इस पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है क्यों बढ़ रही है एंटीबायोटिक प्रतिरोध की चुनौती। तो इस चुनौती में किस तरह की बातें शामिल होंगी, हमसे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, क्या यूपीएससी या फिर किसी स्टेट एग्जाम में हमसे गुंजाइश होती है क्या पूछे जाने की, ये हम समझेंगे। तो न्यूज़ है, हाउ बैड इज द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड हाउ टू सॉल्व इट। की जो समस्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, वह कितनी गंभीर है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, उसका समाधान निकाल पाएंगे। तो चर्चा क्यों की जा रही है इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। इसके अलावा जो मामला है कितना गंभीर है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक क्या है ये जानेंगे, इससे जुड़ा हुआ प्रतिरोध क्या है इसको समझेंगे, चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, क्यों हम इस तरह की समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या निष्कर्ष होगा, और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आपसे विश्लेषण की डिमांड रखेगा, तो आपको उसे पूरा करना होगा। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से जुड़ेगा। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं उनका समाधान विज्ञान और तकनीक के जरिए होता है, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो एंटीबायोटिक्स को लेकर के चिंताएं हैं, उनके लेकर के प्रतिरोध की बात है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य में हमने एंटीबायोटिक्स दवाओं को दुनिया के सामने पेश किया था। एक ऐसा समय था जब रोगाणुओं के चलते कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। एंटीबायोटिक दवाएं आई और लोगों के जो स्वास्थ्य थे उसको सुधारा जाने लगा, उसमें सुधार आया। ऐसे लोग जो जीवाणुओं से उनकी मृत्यु हो जाती थी उसमें बचाव होने लगा। तो धीरे धीरे करके आज एक ऐसा समय आ चुका है कि कई सारे जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, रोगाणु हैं, वो उन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर चुके हैं। तो आज के समय ये दवाएं उतनी कारगर नहीं रह गई जितनी वो पहले हुआ करती थी। तो हमने दुनिया के सामने जब इसको पेश किया तो लगभग संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की संख्या में काफी हद तक गिरावट ला दी। लेकिन अब के समय में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो जिन रोगाणुओं को हम पहले जिन दवाओं से दूर कर लेते थे, अब वह उनके प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं। 2019 का एक अध्ययन बताता है कि एक वर्ष में, यानी पिछले एक साल में 1 मिलियन से अधिक लोगों की रोगाणु संक्रमणों से मृत्यु हो गई है। तो यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और ये वो रोगाणु थे जो कि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गए थे, यानी इन्होंने रेजिस्टेंस विकसित कर लिया था। और ये जो आंकड़ा है मलेरिया या एचआईवी से मरने वालों की तुलना में भी ज़्यादा है। यानी हम मलेरिया और एचआईवी से लोगों की मृत्यु के जो आंकड़े देखते हैं, ये आंकड़ा उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध मानवता के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इसके अलावा एक अनुमान है कि अगर वर्तमान स्थितियां यूं ही चलती रहीं और हमने किसी अन्य तरह का कोई विकास नहीं किया, किसी नए तरह की दवाएं विकसित नहीं की, तो 2050 तक 10 मिलियन लोगों की मृत्यु इसके जरिए हो सकती है, एक संभावना बन सकती है। तो एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं इसको समझ लें, फिर हम समझेंगे कि प्रतिरोध वाली बात कैसे आ रही है। तो बैक्टीरिया आप जानते हैं कोशिका से बना हुआ जीव है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि बैक्टीरिया का जब मानव के शरीर पर हमला होता है तो ये दवाएं क्या करके इससे खास तरह के प्रोटीन को लक्षित करती हैं और वहां से इसकी जो सेल वॉल होती है
यानी कि कोशिका भित्ति उसको भेद करके अंदर चली जाती हैं और अंदर जा करके इसको खोखला कर देती हैं और नष्ट कर देती हैं। तो जब इसके चारों तरफ की सेल वॉल नष्ट हो जाएगी तो अपने आप में जो कोशिका है वो बिखर जाएगी और ये नष्ट हो जाएगा। ये एक सामान्य सा कार्य है किसी भी एंटीबायोटिक का। तो जैसे इसका उदाहरण के रूप में पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमजोर करता है जिसके चलते कोशिका बिखर जाती है। ठीक है, फिर समस्या कहाँ है? तो समस्या है यहाँ कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनका जब हम अति प्रयोग करेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो जो बैक्टीरिया यहाँ पर होंगे वो उससे बचाव के रास्ते ढूंढेंगे। देखिए एवोल्यूशन हम सभी लोग जानते हैं कि एक थियोरी चलती है कि जो व्यक्ति या फिर जो भी जीव प्रकृति से संघर्ष कर सकता है वही आगे जीवित रहेगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली बात। तो यहाँ पर भी कई सारे जीवाणु मान लीजिए मर गए, लेकिन एक आध अगर बैक्टीरिया उस दवा से बच गया तो वह अब अगली बार उस दवा के हमले से नहीं मरेगा क्योंकि उसके अंतर्गत प्रतिरोध विकसित हो जाएगा। ये एक ऐसी ही बात है जैसे हम लोग वैक्सीन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन से हम लगभग एक लो लेवल की डोज किसी व्यक्ति के अंतर्गत डालते हैं और हमारा शरीर उस पर प्रतिक्रिया देता है। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो केवल मनुष्यों में ही नहीं हुई है, लगभग सभी तरह के जीवों में इस तरह की प्रक्रिया विकसित होती आई है और ऐसी ही एक प्रक्रिया जीवाणुओं के अंतर्गत भी विकसित हुई है, जिसके चलते जो बच जाते हैं फिर वो इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं और अगली बार फिर उन दवाओं के जरिए मरते नहीं हैं। तो एंटीबायोटिक्स दवाओं का अगर हम अधिक उपयोग करते जाएंगे तो जो प्रतिरोध की समस्या है तो उतनी ही ज्यादा गंभीर होती जाएगी। यहाँ पर शब्द आएगा म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी जीव अपने आप को उत्परिवर्तित करता है, उन सभी दशाओं को अपनाता है जिनसे वह जूझता है और उनसे वह निजात पा लेता है। जो कमजोर होगा वह मर जाएगा, जो बच जाएगा वो फिर उस प्रक्रिया से नहीं मर पाएगा। तो ये एक सर्वाइवल की प्रक्रिया है जिसमें म्यूटेशन के चलते जो दवाएं हैं वो बैक्टीरिया उनका प्रतिरोध विकसित करता है और फिर अगली बार जब उस तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो जो प्रोटीन की हमने बात की थी कि वो दवा जाकर के उस बैक्टीरिया के प्रोटीन को टारगेट करती है, तो अगली बार वो दवा उससे जुड़ ही नहीं पाएगी, वह इस तरह का प्रतिरोध विकसित करेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एंटीबायोटिक को निष्क्रिय कर दे या संशोधित करने वाले प्रोटीन का उत्पादन कर दे और प्रतिरोध को प्राप्त कर ले, यानी कि वो दवा जिस तरह से काम करने वाली है बैक्टीरिया उसका कोई एंटी प्रोटीन डेवलप कर दे, तो एंटीबायोटिक फिर उस दवा को वहां पर असर करने से रोक देगी। इससे भी खराब स्थिति एक ये है कि बैक्टीरिया द्वारा इनमें से कई तरह के सिस्टम विकसित कर लिए जाएं, तो वहां पर अगर हम किसी एक तरह की दवा का इस्तेमाल करेंगे तो उसके प्रति प्रतिरोधी होगा, फिर अगर हम सोचेंगे कि किसी दूसरी तरह की दवा का इस्तेमाल कर ले उसके प्रति भी प्रतिरोधी होगा कि उसने कई सारे सिस्टम डेवलप कर लिए हैं। जो एक टीबी बीमारी है आपने उसके बारे में सुना होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके अंतर्गत भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया देखी जाती है जहां पर कई सारी दवाएं या फिर उसका कोर्स की हम बात करें तो अगर उसका कोर्स कोई व्यक्ति ठीक से ना ले तो अगली बार उसका इलाज करने के लिए उससे कहीं ज्यादा अधिक जो पावर वाली दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। तो टीबी के बाद अगला चरण है MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस की जो बीमारी है और कहीं गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए कहा जाता है कि इसका जब पहली बार ही इलाज कराएं तो इस तरह से कराएं कि ठीक हो जाए एक बार में ही, ताकि किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया है वो रह ना जाए। अगर वो रह जाएंगे तो अगली बार दवा के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेंगे, फिर हमें और ज्यादा मजबूत दवा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एक बार ये देख लें कि कैसे फैल रहा है, स्प्रेड को समझें, तो ये मनुष्यों से भी फैलता है और जीव जंतुओं से भी फैलता है। कई बार जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जानवरों को दी जाती हैं, फिर वो जीव जंतुओं का इस्तेमाल हम अलग अलग तरह से करते हैं, किसी का मीट के रूप में खाने के लिए, किसी के दूध का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चल करके मनुष्य भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी तरह की बीमारी से बच सकें। तो उसके बाद जो मल आएगा उसका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा कृषि में। अब कृषि से जो अनाज उत्पन्न होगा, उत्पादित होगा, उसके अंतर्गत ऐसे प्रतिरोध आ सकते हैं। कोई व्यक्ति अस्पताल के जरिए इस तरह के प्रतिरोध फैला सकता है, घर के अंतर्गत कई सारे लोग रहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में ऐसा प्रतिरोध विकसित हो गया है बाकी लोगों को भी फैल जाएगा। यानी अगर हम ये सोचें कि हमने तो दवाएं ली ही नहीं है, फिर हमें कैसे ऐसा प्रतिरोध विकसित हो सकता है हमें दवाओं के प्रति, तो उसके भी कई सारे और तरीके हो सकते हैं। इसलिए केवल दवाएं लेना ही इसका एकमात्र सोर्स नहीं है, अन्य भी है। चुनौती क्या है? पहली चुनौती यही है कि इसका कोई स्थायी समाधान अभी के लिए संभव नहीं है और इसके लिए एक इसको यानी कि कहें प्रतिरोध समाप्त करना है तो ऐसी भी बातें आती है कि हम नई तरह की दवाएं विकसित कर लें। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि हमने एक दवा को विकसित कर लिया, या फिर जिस तरह से कोविड-19 के दौरान हमें टीके बनाने थे उसके, तो उतना भी आसान नहीं है कि टीके जैसा इसको बना लिया जाए। इसका एक जटिल विज्ञान है, क्योंकि
जो जीवाणु है वो अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें कई तरह की डाइवर्सिटी होती है। तो सभी तरह की जो दवाएं हैं किसी एक खास तरह के जीवाणु पर असर नहीं करती, ना ही सभी तरह के जो जीवाणु हैं किसी एक खास तरह की दवा से वो मरते हैं। तो अलग अलग तरह की दवाएं अलग अलग जो जीवाणु हैं उन पर असर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक जो प्रतिरोध है वो एंटीमाइक्रोबियल की तुलना में ज़्यादा तेजी से विकसित होता है। ये भी एक चैलेंज है। एंटीमाइक्रोबियल वह स्थिति है जो किसी एंटीबायोटिक दवा के विकास का आधार बनती है। तो एंटीबायोटिक का जो प्रतिरोध है वो इन दवाओं के विकास से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये भी एक चुनौती के रूप में देखने को मिला है। तो समाधान क्या हो सकता है? पहली बात इसमें ये बताई गई है कि जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है ऐसा नहीं है कि उसको एक बार में हम समाप्त कर लेंगे, वो हमेशा ही हमारे साथ बना रहेगा और हमें इससे निजात पानी होगी, क्योंकि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें व्याप्त है। अभी हमने शुरुआत में चर्चा की कि किस तरह से वह म्यूटेट होकर के खुद को बचा लेता है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो जीवाणु हमेशा ही एंटीबायोटिक दवाओं से बचने के तरीके खोजते रहेंगे और हमें उन्हें मारने के तरीके खोजने होंगे। तो अगले दशकों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को सीमित करने के हम तरीके खोजते हैं, तभी कुछ लाभ मिल सकता है और हमें इन्हें आने वाले समय में किसी तरह का बड़ा संकट बनने से रोकना है। इसके लिए सिंपल सी बात है, रिसर्च करनी होगी और रिसर्च के लिए भी निवेश की आवश्यकता है। कई सारी बड़ी कंपनियां ऐसी थीं जो व्यापार को ध्यान में रखते हुए इन पर निवेश नहीं कर रही थी। कोई छोटी कंपनी कर भी रही थी तो वह घाटे में आकर के बंद हो गई। इस हिसाब से इस पूरी समस्या को हमें देखना होगा ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा कुछ विकल्प भी हैं जो सुझाए गए हैं। जैसे पहला विकल्प है कि जो मौजूदा एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं हम उनको ही और संशोधित करें, उनको ही सुधारें। तो क्या हो सकता है, जैसे कि पेनिसिलिन है, ठीक, सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनके गुणों में सुधार करने की प्रक्रिया इसके पहले अपनाई जा चुकी है। वैज्ञानिक इन्हें कई दौर के संशोधनों से गुजार चुके हैं, लेकिन इनका जो यौगिक होते हैं, इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो इतने जटिल होते हैं कि उनको बदलना इतना आसान नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा तरीकों से बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार जब उनको बदला जाएगा तो उनके अंतर्गत जो विषाक्तता है वो सामने आ जाती है दवाओं के दूसरे गुण के रूप। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा ये हो सकता है कि हम नए तरह के एंटीबायोटिक्स का विकास कर लें, लेकिन इस पर भी काम हो चुका है और ये भी तरीका इतना आसान नहीं रह गया। तीसरा तरीका हो सकता है कि अन्य तरह की हम परिष्कृत दवा खोज की तकनीकों का इस्तेमाल करें, अन्य तरह की तकनीकों के जरिए इनको बनाने का प्रयास करें। एक इसमें टर्म आएगा इन सिलिको। इन सिलिको का मतलब होता है कंप्यूटेशनल मशीन लर्निंग के जरिए, या हम कहें कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के जरिए किसी तरह की दवाओं का विकास करना। हालांकि ये एआई जितना एडवांस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंप्यूटर के अंतर्गत मशीनों के जरिए हम दवाओं का परीक्षण और दवाओं का विकास करके देखते हैं कि जो केमिकल्स कंपोजिशन है वह किस तरह से कार्य करते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयास को हमें बढ़ाना होगा। और दूसरा इसमें एक प्रयास ये होगा कि जो वर्तमान में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत जैसे कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर इनका रेगुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता। तो कोविड-19 के दौर की अगर हम चर्चा कर ले तो हमने उस दौरान देखा कि एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल्स या फिर फार्मेसी की दुकानों पर खुलेआम बेचे जा रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति जाकर के ले सकता था। उस समय हर व्यक्ति अलग अलग तरह का रिसर्च कर रहा था और उन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया था और इसको लेकर के भी विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की थी। दूसरा इस्तेमाल जो कृषि के स्तर पर अभी हमने देखा, तो कृषि के स्तर पर भी इसको रोके जाने की जरूरत है और कृषि में इन दवाओं का जो इस्तेमाल है उसको भी सीमित करना होगा। कुछ उदाहरण के रूप में देखें तो यूरोपियन यूनियन और यूएसए का एग्जाम्पल हमें दिखता है, जहां इन्होंने पशुओं के विकास के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि पशुओं के जरिए, पशुओं के मीट के जरिए या अन्य तरह के उत्पादों के जरिए जो एंटीबायोटिक या हम कहें दवा के रूप में प्रतिरोध की बात आती है उसको रोका जा सके। दूसरी चीज, 2022 में यूरोपियन यूनियन का एक कानून आया है जिसने कृषि में सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक के उपयोग पर रोक लगाने की बात कही है। तो भारत के अंतर्गत भी हम इस तरह के किसी कानून को लाए जाने पर बात कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जो समस्या है भारत में भी गंभीर ना होती जाए और इनका रेगुलेशन अभी के लिए किया जाए, ताकि इनके विकास की प्रक्रिया को धीमा कर सके और निवेश किया जाए, ताकि इनसे जुड़ी हुई जो रिसर्चेस हैं उनको बढ़ावा मिल सके और नई तरह की दवाएं विकसित हो सकें। तो ये आज के टॉपिक के कंक्लूजन के रूप में आप लिख देंगे। सवाल क्या है? सवाल है एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्या है? वैश्विक स्तर पर इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणामों पर चर्चा करते हुए समाधान के उपाय सुझाइए। तो सुझा दीजिएगा 250 शब्दों में समाधान के उपाय, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है।
पिछले समय से जो गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में अलग अलग स्तर पर, जैसे कभी टीबी को लेकर के सवाल आ जाता है, कभी कैंसर को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है कि कैंसर के स्तर पर भारत ने कितनी सफलता हासिल की है इसको रोकने में, टीबी के स्तर पर, एड्स के स्तर पर। इसी तरह ये एक नई तरह की समस्या है, मतलब नई तो क्या कहे, पुरानी ही समस्या है, लेकिन अब इस पर चिंता के रूप में कई सारे एडिटोरियल्स और न्यूज अब देखने को मिलने लगी हैं। तो इस प्रश्न को आप फ्रेम करने का अभ्यास कीजिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।